बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था। ठीक है, कैसे बनता है। उससे पहले हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया हुआ है। तो केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका आगे एक और जो भाई आ रहा है दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो हम लोगों इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किससे बनते हैं, ये बनते हैं केमिकल फार्मूला से। तो केमिकल फार्मूला एक थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द number and type of atoms of various elements present in one molecule of compound। समझना इसको, आपने बोलना क्या चाह रहा है, ये डेफिनेशन में आपको कई चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है ना, कि केमिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला हमें बताता है कंपाउंड इज द नंबर एंड टाइप। क्या बताता है इसमें, नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो आपके पास के H2O, ठीक है, मॉलिक्यूल, या फिर सोडियम कार्बोनेट है CO3। तो दोनों में क्या बता रहा है, नंबर किसके, हाइड्रोजन के कितने, 2 नंबर है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। नंबर भी बताया इसने कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, ये वाटर का कंपाउंड बनता है। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट में ये क्या बता रहा है, नंबर कितने सोडियम है इसमें, 2 सोडियम है, और कार्बोनेट कितने हैं, 1 कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट जो है एनाइन से मिलके क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट का एक जो है केमिकल फार्मूला तैयार होता है। समझ गए, तो सिंपल है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल H2O का बनाया और एक मॉलिक्यूल किसका बनाया इसने, सोडियम कार्बोनेट का। सिंपल फार्मूला है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, जो केमिकल फार्मूला है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का है ये। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट टाइप मॉलिक्यूलर फार्मूला आया, और सेकंड टाइप जो इसकी आई वो आया एम्पिरिकल फार्मूला। ये यहां से निकलता है एम्पिरिकल फार्मूला, या इसको कई बार क्या है MF लिखा होता है और ये EF। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, लेकिन ये 2 तरह का है। मान लो ये पिता है तो इसके 2 बेटे हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक एम्पिरिकल फार्मूला। जो बड़ा बेटा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये पूरा ही अपने फादर पर गया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक है, ये है यहीं से बना हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन से आपको समझाऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। किया आपने पहले ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। डेफिनेशन हम लोग यही लगाएंगे, चेंज कहाँ होगा वो आपने देखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं लिख दूँ इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, इससे लिखता हूँ वाइट से। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द अब चूंकि ये एक्चुअल जो है रेशियो ऑफ एटम बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड इज द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in one molecule of a compound। सेम है बिल्कुल, वहां नंबर एंड टाइप बताया, यहाँ के एक्चुअल।
H2 की बात करें, ठीक है, तो 2 में हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब ये रेशो का मतलब क्या है कि H2O चाहे आप लोग कुएं से पानी लें, चाहे ये पानी नदी का पानी है, चाहे ये समुद्र का पानी है, H2O जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 2:1 ही रहती है। NaCl जो है वो 1:1 में ही रहता है। Na2 2:1 में सोडियम कार्बोनेट रहता है। वो रेशो चेंज नहीं होती, चाहे वो कहीं से भी वो चीज़ें बनती हों। समझ आई आपको बात? ठीक है, ये है एक्चुअल रेशो। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या है वो मैं नोट कराता हूँ, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इंपीरिकल फार्मूला के बारे में बताता हूँ। इंपीरिकल फार्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स विच गिव्स द, देखो फर्क क्या है, चेंज क्या है, विच गिव्स द, क्या देता है वो, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in one molecule of compound। समझ गए क्या बताता है इंपीरिकल फार्मूला? देखो इन तीनों में ही क्या चेंज आया, उसमें था नंबर एंड टाइप, फर्स्ट में केमिकल फार्मूला जो था, फिर हमारे पास क्या आया मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या बताता है एक्चुअल नंबर, ठीक है ना, एक्चुअल नंबर एंड टाइप। और ये क्या बताता है सिंपल होल नंबर रेशो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। क्या फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का, COOH। तो हमारे पास क्या आया CH3COH। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहां से दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये इसकी एक्चुअल रेशो क्या है, एक्चुअल रेशो C, कार्बन कितने हैं 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। दिस इज द एक्चुअल रेशो ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग एलिमेंट्स है, इनके जो है वो रेशो है ये 2, 4 और 2 रेशो में एक्चुअल रेशो ये है। लेकिन इंपीरिकल फार्मूला क्या बताता है, सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब क्या है कि अगर आप इसको 2:4:2 में, अगर हम इसमें तीनों में ही कॉमन क्या है 2 कॉमन है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 4/2 से डिवाइड कर दिया, तीनों को ही 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रेशो क्या है 1:2:1, 1:2:1। मतलब कि अगर हम लोग इसको सिंपल होल रेशो में सिंपल कर दें इसको, ठीक है, डिवाइड कर दें, सिंपल कर दें, तो हमारे पास अब कार्बन कितना आया, यहाँ पर कार्बन कितना था, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन क्या आया 1, हाइड्रोजन कितना आया सिंपल होल रेशो में 2, और फिर ऑक्सीजन कितना आया 1। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो इंपीरिकल फार्मूला है वो कितना आया CH2O। मतलब कि एसिटिक एसिड का इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है CH2O। समझिए, उम्मीद है आप लोगों को ये बात पता लगी होगी, ठीक है। उसी तरह हम लोग कोई और एलिमेंट ले लो, जैसे हम बोलेंगे कि बेंजीन का C6H6, बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला क्या है, तो आपको पता है ये दोनों किस रेशो में है, एक्चुअल रेशो में क्या है 6:6 की रेशो है। 6:6 को हम लोग अगर सिंपल में कन्वर्ट करें तो डिवाइड किससे करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आया हमारे पास 1:1 में, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा CH। मतलब बेंजीन का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो क्या होगा CH, ठीक है। तो बहुत से एक टेबल बताता हूँ मैं, टेबल की सहायता से आपको बताता हूँ, हम लोग बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके इंपीरिकल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो चलिए स्टूडेंट, हम कुछ कंपाउंड लेते हैं
कंपाउंड्स की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं और कॉमन फैक्टर क्या आता है और इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो पहला हम कंपाउंड लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा। देखो यहाँ से वैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जैसे हमने पीछे सीखा कि इसका इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है। तो तीनों में ही आपको पता है कि कॉमन क्या है 6 है यहाँ पर, तो हम तीनों को डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दें, मतलब कॉमन फैक्टर हमारा कितना आया 6 एंड 6 से डिवाइड कर दें तो 6/6 कितना आ गया आपके पास 1, 12/6 कितना आया 2 एंड ऑक्सीजन 6/6 कितना आया 1। तो हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला क्या आया CH2O, किसका, ग्लूकोज का। समझ गए। उसी तरह हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे N-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन ले हम लोग, तो ब्यूटेन का क्या होता है C4H10, ठीक है, और ये किस रेशो में है 4:10 में। तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है, डिवाइड कर दो कितना आया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना आया यहाँ से इंपिरिकल फार्मूला कितना आया C2H5। तो कितने, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया इसको, इसलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में 2, ठीक है। कोई और ले लो, ये कंपाउंड लेते हैं हम अमोनिया का NH3, ठीक है। तो NH3 में क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी अमोनिया में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH3। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो 1:3 में है। जो इसका इंपिरिकल फार्मूला वो भी क्या है सेम रहेगा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है इसमें। तो हमारे पास इसका कॉमन जो इंपिरिकल फार्मूला वो कितना आया NH3, लेकिन क्योंकि डिवाइडेड बाय 1/1 तो हम बोलेंगे इसका जो कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह के बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसका आप आसानी से इंपिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतनी आसानी से इंपिरिकल फार्मूला निकालने को आएगा नहीं। आप सोचेंगे कि आपको ये दे दिया है और आप लोग आसानी से इंपिरिकल फार्मूला निकाल दो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये तो आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपिरिकल फार्मूला, आता कहाँ से है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक फार्मूला बनता है जो आगे आपको काम आएगा। वो आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला और कॉमन फैक्टर में आपस में रिलेशन क्या है। ये रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n टाइम्स इंपिरिकल फार्मूला। ये कैसे होता है, ठीक है। मान लो हमने इसमें से कोई एग्जांपल ले लो, देखो ये ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10, ठीक है। और ये कितना आया कार्बन किस रेशो में 4:10 में है ये, और हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला कितना आया यहाँ पर C2H5, ठीक है, और N क्या है यहाँ पर 2। तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो C4H10 इज इक्वल टू 4H5 दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला के बराबर होता है अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉमन फैक्टर से, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला यहाँ से निकल के आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपिरिकल फार्मूला। ये आपने याद रखना है। यहाँ से हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो n है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसको याद रखना आपने। अब यहाँ पर आपको आसानी से दिया तो नहीं होगा कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया, आपको मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, और आपको यहाँ से बोला कि आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दिखाओ। इतना आसान आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दी होगी परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो आपने अभी जानना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, ये क्या होती है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कि मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ H2O का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने % है और ऑक्सीजन कितने % है, इसको क्या बोलेंगे, इसके परसेंटेज कंपोजिशन।
अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला दिया है तो आप लोग यहाँ से आसानी से परसेंटेज कंपोजिशन इसकी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है कि H2O मॉलिक्यूल में टोटल इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, अगर ग्राम मोलिकुलर मास निकाला जाए तो कितना आएगा इसका? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल कितना हुआ? 18, ठीक है ना। मोलिकुलर मास कितना हुआ? मोलर मास कितना हुआ इसका? 18। तो अगर आपने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कि हाइड्रोजन जो है 18, अगर मान लो इसको ग्राम है पर मोल, तो इसमें हाइड्रोजन कितना आता है, हाइड्रोजन एटम कितने परसेंटेज में होगा, तो आप क्या करेंगे? आप लोग इसमें 2 है तो टोटल आया 18, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे तो कितना आएगा ये? इसको जब आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.11%, ठीक है। और अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ये हाइड्रोजन निकाला और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे इसमें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आया? 18, मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आया यहाँ से? अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 88.89%। दोनों दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज दोनों की दी हुई है। अगर आप जोड़ेंगे तो 88.89 प्लस 11.11% करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 100%, ठीक है। ये तो आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो दे रखा है तो वहां से आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो इस तरह आप H2O2 की भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे कंपाउंड है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आप एक एक कंपाउंड की जो है, एक एक एलिमेंट की वहां से कंपोजिशन निकाल सकते हैं कि परसेंटेज कितनी है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी है, कंपोजिशन इज गिवन, और आपको बोला जाए कि आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो आपको जरूरत पड़ती है, वो आप जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो आप पूरी ही फॉलो करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसमें आपको सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इंपीरिकल फार्मूला अगर आप निकालेंगे तब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। वो जो फार्मूला हमने किया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। तो जो प्रोसेस है उससे अगर इंपीरिकल फार्मूला अगर आप वहाँ से निकाल लेते हैं तो आपके पास वहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सकता है। इसलिए ज़रूरत होती है इंपीरिकल फार्मूला निकालने की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी के रिगार्डिंग करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन में मॉलिक्यूलर मास अगर आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, तब तो आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन अगर आप लोगों को दे रखी है और आपको बोला जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो, तो आप कैसे निकालेंगे? वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास क्या दिया हो? मॉलिक्यूलर मास दिया हो। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास जो है अगर दिया हो तभी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं निकाल सकते। ये क्यों नहीं निकाल सकते? तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और दूसरा इंपीरिकल मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सिंपल सा है कि हम लोग अगर मान लो बेंजीन है C6H6, ठीक है, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास बोला जाए तो कितना होगा? 6 कार्बन के हैं मोल, ठीक है, 6 एटम कार्बन के हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 6 इंटू कार्बन के कितने 12 प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास जो होता है वो 1 हुआ इसका, तो 72 प्लस 6 कितना हुआ? ये 78। हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो बेंजीन का 78 है। लेकिन इंपीरिकल मास कितना हुआ? इंपीरिकल फार्मूला अगर CH हुआ इसका, बेंजीन का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो क्या हुआ? CH, तो इसका मास कितना हुआ? 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 1 कितना हुआ? 13।
ठीक है, ये बेसिकली हम क्या बोलेंगे, अगर हमने n नंबर निकालना हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो n जब हमने निकालना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास ये जो एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल मास आएगा उसको हम लोग 108 को उससे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास n आ जाएगा। और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट इज़ n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो वहाँ से n भी आ जाएगा आपके पास, एम्पिरिकल फार्मूला भी आएगा, तो हम लोग आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास का भी पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या चाहिए, हमें एलिमेंट दे रखे हैं और साथ में क्या चाहिए, यहाँ पर दूसरे क्या दे रखा हमें, परसेंटेज कंपोजिशन, एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन। तीसरे हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इनका एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। चौथे नंबर पर, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की सहायता से तो डायरेक्ट जो है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग नहीं निकाल सकते, वो होल नंबर रेशो जो है वो हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, हम इसको किस में ले सकते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ एटम ले सकते हैं, जैसे H2O है तो हम लोग ये बोलेंगे कि दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर क्या है, मॉलिक्यूल बना है वाटर का, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग। हम ये, या हम बोलेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलके हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल बनाता है किसका, वाटर का, यही बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए हमें क्या इस यहाँ निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ वहाँ देखो, वहाँ कॉमन फैक्टर है n, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस विल कम्स आउट टू बी, ये हम क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ वेट ले रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन को हमें इन टर्म्स ऑफ वेट लेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे इसको जो हमारे पास वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ जाएंगे n, ठीक। एटॉमिक रेशियो कैसे आएगी अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ क्या आएगी आपके पास, होल नंबर रेशियो ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट जो भी है यहाँ लेंगे आप लोग। तो इसको करते हैं चलो हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट क्या है, कार्बन, ठीक है, और कार्बन की कंपोजिशन कितनी है 66.7%। यहाँ पर हम 66.7 लेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में से। तो हम लोग ये मान के चलें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इन टर्म्स ऑफ हमने वेट लेना है इसको, तो मान लो ये पूरा ही आपके पास 100 ग्राम है, 100% जिसको बोलते हैं 100 ग्राम लेके चलें, तो हमारे पास 66.7 ग्राम क्या आएगा, कार्बन आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 66.7, ठीक है। आगे आपके पास एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट कौन सा आया हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 7.4%, और हमारे पास यहाँ एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1। और तीसरा एलिमेंट कौन सा हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 25.9% यहाँ लिखेंगे नहीं हम लोग, अगर हम लोग इसको 100 ग्राम मान के चलें तो ये सारा ही इन टर्म्स ऑफ ग्राम होगा। अभी आपको आसानी होगी आगे करने में। इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें, मैंने आपको याद होगा कि जब मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ पीछे कि मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है, मान लो कार्बन का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 18 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, तो आपने उसमें से फाइंड आउट करना है कि कितने मोल उसमें नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के। तो क्या किया था मैंने, वहाँ पर 18 ग्राम आपको दिया हुआ है, और आपको पता है कि मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास जिसको बोलेंगे ग्राम पर मोल में, तो 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करते थे इसको तो 1.5 मोल्स, 1.5 नंबर आता था,
ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे हम लोग कि आपके पास वेट दिया हुआ कितना 66.7 डिवाइडेड बाई किससे, इसके मोलर मास से कितना है 12, तो ये आपके पास डिवाइड करेंगे 5.56 के करीब आएगा। ठीक है, 7.4 को 1 से डिवाइड करेंगे, वेट ओवर मोलर मास 7/4 डिवाइड बाई 1 तो 7.4 और यहाँ से अगर आप 25.9 डिवाइड बाई 14 तो कितना आएगा यहाँ 1.85। ठीक है, ये नंबर ऑफ इसके मोल्स आए। अभी हमें क्या चाहिए एटॉमिक रेशो, तो ये जो निकालनी है यहाँ से आपने ध्यान देना है कि इसको आप कैसे निकालेंगे। आपने 3 जो नंबर हैं ये जो निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, इसमें आपने देखना कि जो सबसे कम नंबर कौन सा है, तो यहाँ देख रहे हैं आप 1.85। ठीक है, तो जब आप इस लीस्ट नंबर से जो तीनों में से सबसे छोटा नंबर है इसको आपने तीनों को डिवाइड करना है तो कितना आएगा 5.56 1.85, लगभग सभी को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास लगभग 3 के करीब आएगा ये, और ये आपको होल नंबर रेशो चाहिए। देखो आपको अगर H2O लिखते हैं तो ये जो नंबर है नंबर ऑफ एटम्स है इन टर्म्स ऑफ होल नंबर आते हैं, तो यहाँ भी आपको जब डिवाइड करेंगे आपको तो ये होल नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, डेसिमल में नहीं लेंगे आप लोग, आगे या लगभग इसके करीब करीब आएगा, तो जो आएगा वो लगभग 3 आएगा आपके पास। अब 7.4 को अगर आप 1.85 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इससे किया तो कितना आया आपके पास, ये आपके पास करीब 4 के करीब आएगा। ठीक है, और ये 1.85 को 1.85 से करते हैं तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये जो आपके पास है सिंपल होल नंबर रेशो, ये क्या देती है इंपीरिकल फार्मूला। मतलब आपके पास कार्बन कितना आया 3 आए, हाइड्रोजन कितने आया 4 आए, और नाइट्रोजन कितना आया 1 आया। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या आया C3H4 और N1, दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला। EF लिख दूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास यहाँ से इंपीरिकल फार्मूला आया। इंपीरिकल फार्मूला से आपको क्या निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, वो दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 108 AM जो भी है AMU, इन टर्म्स ऑफ AMU दिया हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ से इंपीरिकल फार्मूला तो पता है, तो आप इंपीरिकल मास निकाल सकते हैं। कितना आया 3 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, प्लस 4 × 1 प्लस नाइट्रोजन कितना आया 14, तो इसको 36 प्लस 4 प्लस 14 अगर इसको करेंगे तो कितना आया ये 4 and 3 and 1 4 54। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ AMU ये आया इसका इंपीरिकल मास। ठीक है, अब आपको पता है मैंने आपको पीछे किया बेंजीन का निकालना सिखाया कि N = किसके बराबर होता है, आप निकालते हैं जो फैक्टर आपने निकाला वो किसके बराबर था, जो कॉमन फैक्टर था वो आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। और ये कितना था, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 108 डिवाइडेड बाय 54, तो कितना है इसको करेंगे आप तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2। मतलब N की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई 2। ठीक है, अब आपको पता है कि इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास N आ चुका है, कितना है N 2, और इंपीरिकल फार्मूला कितना आ गया है C3H4N1। तो यहाँ से कितना आया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया, दिस विल कम्स आउट टू बी C6H8 और N2। ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। और इसके लिए हमारे पास इंपीरिकल मास का पता होना जरूरी था, वो कहाँ से हमारे पास आना था, इंपीरिकल फार्मूला से आना था। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना आपने, ये आपने उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पर जब परसेंटेज कंपोजिशन दी होती है जैसे कार्बन 66 पॉइंट, अगर आपने हाइड्रोजन
यहाँ पर दिए 66.7% इसकी है, हाइड्रोजन 7.4% है, 25.9% है। आपने जब क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो सबसे पहले आपने इन तीनों को जोड़ के देखना है। अगर इन तीनों का जोड़ जो है वो 100% होता है तभी आपने क्वेश्चन को इस तरह से करना है आगे, ठीक है। अगर मान लो ये कहीं कमी रह जाती है, 90% रह जाता है, ये जो जोड़ है तीनों का 90%, मान लो यहाँ पर आपको दिया होता 6.4%, ठीक है, तो क्या होना था, आपके पास 1% बचना था, ठीक है। तो उसको उसकी जगह आपने क्या लेना था, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन विल बी 1%, ठीक है। बहुत गैप होता है वैसे, 1% इसमें हो नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि मान लो आपके पास इन तीनों का जोड़ जो है वो 70% रहता है, तो 30% आपने खुद से मान के चलना है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ये कई बार जो न्यूमेरिकल में वो प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में कि आपको लगेगा कि ये तो निकला ही नहीं, फिर ये 100% तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो तब ऑक्सीजन से आपको पता लगेगा कि जो बचा हुआ वो आपने ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। उम्मीद है इस तरह के आप न्यूमेरिकल आपको ये समझ आया होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है, रिपीट करो, बार बार करो, तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्पफुल होगा ये। थैंक यू।